कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उन्हीं का सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। और इनसे पहले सेट 7 तक अपलोड कर दिया गया है इस चैनल पे। आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन हम जीके जीएस के प्रश्न को ही देखते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन जो है भारत भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 ही सही है। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। कब आया था? 1946 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, आप पढ़े होंगे, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। और यह सिंधु भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। ऐसे जो इसका अर्थ होता है, मृत पुरुषों का स्तूप होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मोहनजोदड़ो से ही हमें क्या प्राप्त हुआ है? बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। कांसे के एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ही। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो यह फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और 1906 में ही कांग्रेस के अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल में काफ़ी मतभेद हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। 1906 में बने थे, उससे पहले 1893 में बने थे, उससे पहले 1886 ईस्वी में बने थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखे थे? तो यह कालिदास ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। और सूरदास की एक महत्वपूर्ण रचना है सूरदास, कालिदास और तुलसीदास। ये तीनों बार बार पूछा जाता है। तुलसीदास की है रामचरितमानस, तुलसीदास की रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है। और सूरदास के कौन सब हैं? सूरसागर है, सारावली है, सुर सारावली है, साहित्य लहरी है। कुमार व्यास जो हैं, कुमार व्यास, यह कन्नड़ के लोकप्रिय कवि थे। इनका मूल नाम नारा नारायण प था, नारायण प। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवक। बिंबिसार कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 4 जून 1756 को बंगाल की नवाब की सेना कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वह था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था। इसके बाद 1756 के बाद एक साल बाद 1757 की ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई। वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, यह भारतीय पुरातत्व जनक सर्वेक्षण विभाग जो थे
इसके महानिदेशक कब बने थे? 1861 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 1861 ईस्वी में। तो ये ईस्वी भी आप याद रखिएगा। ऐसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रूपरेखा यानी नमूना लॉर्ड कर्जन के काल में तैयार की गई थी। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में तैयार की गई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? इसके लिए तारीख निर्धारित की गई थी 24 मार्च, मगर 23 मार्च को ही इसे फांसी दी गई थी 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को जो फांसी हुई थी वह लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी। फांसी कहाँ दी गई थी? लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी। और यह तीनों सैंडर्स हत्याकांड के सैंडर्स हत्याकांड में फांसी की सजा दी गई थी इन तीनों को, सैंडर्स हत्याकांड के लिए। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? तो चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था? विजयालय था। और तंजौर जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय ने तंजौर जीतने के बाद नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। संगम काल में चोल राज की राजधानी कहाँ थी? उरेयूर थी। संगम काल में चोल राजवंश की राजधानी उरेयूर थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मुशरिफ कहा जाता था, यानी पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो इस किसे? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जूना खां की स्मृति में किया था। इसके बाद है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। किसमें? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एहोल अभिलेख में जो है उज्जैन के कालेश्वर मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। एहोल अभिलेख में उज्जैन के कालेश्वर मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री था? तो यह अकबर के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टोडरमल ने ही 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त लागू किया था। 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त लागू किया था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी की कुछ कार्यवाहियों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं था? तो रेल तथा तार की शुरुआत यह विद्रोहियों के लिए उत्तरदायी नहीं रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डलहौजी के समय ही 16 अप्रैल डलहौजी के समय ही 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चलाई गई बम्बई से थाने के बीच। और इसी के शासनकाल में ही 1853 ईस्वी में ही कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो यह कहा था बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। और 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह कहा था अशोक मेहता ने। किसने कहा था? अशोक मेहता ने। और ये 1857 के विद्रोह को बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग अपना जो है कथन दिया था। जैसे यह सभ्यता एवं बर्बरता का विद्रोह है। इसके बाद दिया था कि 1857 का क्रांति मात्र हिंदू और मुसलमानों की षड्यंत्र का परिणाम था। यह सब कथन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और यह नदी जो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ पे? झारखंड में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है यह है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया जो है
बोलीविया, यह दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है और यह जो है स्थलरूप देश है। किस प्रकार का देश है? स्थलरूप देश है, स्थलरूप देश है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सॉरी, पंपास के घास के मैदान को, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसे जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया महादेश में स्थित है। किस महादेश में? तो एशिया महादेश में। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। इसकी मुद्रा तुगरिक है। मंगोलिया जो है चीन से सटा हुआ देश है। गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में ही पड़ता है गोबी मरुस्थल, और गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरियोलस बल किस कारण होता है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो यह ए क्षितिज भाग में पाया जाता है। मिट्टी के 3 परतें होती हैं, ए क्षितिज, बी क्षितिज और सी क्षितिज। मिट्टी के जो ए क्षितिज भाग होता है यह मिट्टी के सबसे ऊपरी परत होता है, और यह ए क्षितिज भाग पौधे के विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन सा देश है? चीन है। वह कौन सा देश है? चीन है। भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, जहाँ चीन जो है रेशम उत्पादन में क्या है? सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा जो है यह एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट फ्यूजिमा, माउंट एटना जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट फ्यूजिमा कहाँ है? जापान में है। माउंट फ्यूजिमा कहाँ है? जापान में है। माउंट पोपा जो है, माउंट पोपा यह म्यांमार में है। म्यांमार में है माउंट पोपा। और माउंट एटना जो है यह इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलें के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में जो होती है आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारिया बंदरगाह है? ज्वारिया बंदरगाह है यह कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में कहाँ? कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो यह साधारण बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा साधारण बहुमत। राज्यों का जब निर्माण करना होता है तो राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के नहीं लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। पहले जो थे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, और 10 मौलिक कर्तव्य थे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधि में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है केवल बी और सी सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य राज्यसभा प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी राज्यसभा के प्रतिनिधि में शामिल होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वह उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, और इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 89 में है। कितना में है? 89 में। और अनुच्छेद 89 में ही कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। यह कथन सिर्फ सही है, केवल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है? तो नहीं, इसे नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी को नियुक्त। और भारत के महान्यायवादी जो होते हैं विधि संबंधी कानून बनाते हैं महान्यायवादी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, इसके बाद प्रशासनिक शक्तियों का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो यह है मंत्रिमंडल सचिव। कौन है? मंत्रिमंडल सचिव है। और ये जो होते हैं मंत्रिमंडल सचिव, ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? सबसे पहले 10वीं अनुसूची जो है, इसमें दल बदल की चर्चा है, और यह जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के तहत हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के 3 में केवल एक बार कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। कितना में? 352 के 3 में। और आप बताइएगा अनुच्छेद 352, 356 और 360 में क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो यह उल्लेख है अनुच्छेद 167 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णयों के सिद्धांत को अपनाया? तो यह अपनाया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के मामले में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? तो यह है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है कि एक वर्ष में जीडीपी में से जो मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरुआत की गई? तो 2017 ईस्वी में। कब शुरुआत की गई? 2017 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। और इस योजना का या इस अभियान का उद्देश्य क्या था? इस अभियान का उद्देश्य था ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाना, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान देना, स्मार्टफोन का ज्ञान देना, टैबलेट का ज्ञान देना, यानी कंप्यूटर चलाने के बारे में जानकारी या प्रशिक्षण दिया जाता था इसी योजना के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है विस्तारवादी राजकोषीय नीति। क्या कहलाती है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट को इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में HDI कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को UNDP कहा जाता है। और ऑप्शन में ये भी लिखा रहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो UNDP भी ऑप्शन में दिया जाता है, तो आप इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, देश में स्थापित किया गया। तो यह कब स्थापित किया गया था? 1911 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1955 ईस्वी में। और 3 बैंक जो है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी को 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक इसका नाम कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? इंपीरियल बैंक। और 1955 ईस्वी आते 1955 ईस्वी में जो है इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम SBI कर दिया गया।
यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। और जब ये डायरेक्ट जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना नहीं हुई, इससे पहले जो है 1955 में इसका नाम बदला गया, उससे पहले भी कुछ था, यानी 3 बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम आवश्यक क्या है? तो लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। यह जीएसटी के वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है? तो यह है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तो क्या होता है? आप ये अनुभव किए होंगे कि तार क्या होता है? गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव किस पर लागू होता है? तो यह जो है डॉपलर प्रभाव ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए लागू होता है, डॉपलर प्रभाव। और डॉपलर प्रभाव जो है इसके द्वारा ब्रह्मांड के विस्तार को सिद्ध किया जा सकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन को पहचानिए। सही कथन को पहचानना है। गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण जो होते हैं यह संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इससे स्वतंत्र होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर से अधिक होता है कांच में, कांच से अधिक होता है तांबा में, तांबा से अधिक होता है इस्पात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार की प्रकरण है? तो यह एक समान त्वरण है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एक समान त्वरण। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 4, रेत और नींबू का रस। इसमें और भी आप कुछ सोच सकते हैं, आप एक बार इस पर चिंतन मनन कीजिएगा, क्वेश्चन को पीडीएफ के माध्यम से पढ़िएगा, इसका और भी आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार या बेस के विषय में सही है? तो इसका राइट जो आंसर है, सबसे पहले क्षार का स्वाद जो होता है वह कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है एवं तीखा होता है। तो खट्टा खट्टा तो पहले कट जाएगा, यह अम्ल का स्वाद होता है। और कड़वा होता है, यह लाल निटमस पथ को नीले निटमस पथ में बदलता है। यहाँ पे उल्टा दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही है। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है? तो यह है Ag, यानी Ag किसे कहते हैं आप बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन डैश के क्रम में विशिष्ट कक्षाओं के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में कल्पित है। तो यह है नाभिक के अंदर खींचे जाने से सुरक्षित रखने में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है। तो पायस जो होता है वह कैसा माध्यम है? तो द्रव माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में दूध क्या होता है? यह पायस होता है। दूध क्या होता है? पायस होता है। और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध क्या है, कोलाइड है या कि पायस है? तो दूध पायस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस जो होती है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसका रासायनिक नाम। और इसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन के मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए उचित पृथक्करण तकनीक की सुझाव दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ठोस को सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस को सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और कपूर क्या है? कपूर ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण है। कपूर को जब हम जलाते हैं
तो यह कपूर ठोस रहता है और ये सीधे गैस में बदल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जो बाहरी लक्षणों में से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें फेनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेनोटाइप कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा मसाला जड़ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हल्दी जो होता है यह तना भाग होता है, तना भाग से प्राप्त होता है। दालचीनी जो होता है पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। लौंग जो होता है यह कली भाग से प्राप्त किया जाता है, यानी लौंग जो होता है फूल की कली होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं? तो यह इन्फ्लुएंजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर जो होता है, कैंसर क्या होता है? तो यह कोशिकाओं में अनियंत्रित यानी कोशिका बढ़ते रहता है शरीर में। अनियंत्रित वृद्धि जब होने लगता है तो कैंसर का रूप हो जाता है। पोलियो क्या है? एक वायरस है। पोलियो वायरस के कारण ही फैलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्तरस। क्या सही हो जाएगा? पित्तरस। पित्तरस और अग्नाशय रस। पित्तरस जो होता है यह यकृत द्वारा स्रावित होता है और अग्नाशय रस जो होता है यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। और ये जो होता है रिसाइकल बिन विंडोज डेस्कटॉप पर स्थित होता है। रिसाइकल बिन किस पर स्थित होता है? तो विंडोज डेस्कटॉप पर स्थित होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी लागू नहीं होती है? रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है तो यह वे जो होते हैं एकल संकेंद्रक है, इस पर लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, इसका आंसर हो जाएगा। किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो सहचर कोशिका में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सहचर कोशिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन हार्मोन को एक महत्वपूर्ण घटक है, आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। तो यह अपटू ग्रंथि द्वारा उत्पादित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले जो होते हैं वह ऑक्सीजन गैस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं ताकि ये समुद्र के उच्च दबाव से बच सके। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस इससे विशेष भूमिका निभाता है दूध से दही जमाने के लिए। लैक्टोबैसिलस जो होता है यह दूध से दही बनाता है, दूध से दही जमाता है। और ये जो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है यह दूध में जो उपस्थित होता है तो दूध से चीनी की मात्रा को खा जाता है और इससे जो है इसमें क्या किसका निर्माण करता है? ग्रहण करता है चीनी को और अम्ल को जो है या लैक्टोबैसिलस में जो दूध में जीवाणु होता है वह जीवाणु क्या करता है? तो जीवाणु जो है दूध में जो उपस्थित चीनी रहता है उसको पचाता है और लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है जिस कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। तो केवल विकारित सब्जियां एवं सब्जी के छिलके जो होते हैं यह ठोस अपशिष्ट होते हैं। केवल पशु का गोबर ये भी है, लकड़ी भी है, कागज भी है, कपड़ा, फूस, पटसन, प्रयुक्त चाय की पत्तियां यह सभी क्या है? ठोस अपशिष्ट है। प्लास्टिक भी ठोस अपशिष्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो यह गुजरात राज्य में जंगली गधा पाए जाते हैं। कहाँ पे? गुजरात में। और यह कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं जंगली गधा।
और जंगली गधा को स्थानीय गुजराती भाषा में घोड़ाखुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ाखुर कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि ओजोन परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वचा कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो होता है यह समताप मंडल में होता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। कौन? ओजोन परत। और ओजोन परत जब पतला हो जाएगा यानी इससे जो है पराबैंगनी किरणें प्रवेश करने लगेगा तो गर्मी बढ़ जाएगी और त्वचा कैंसर व्यक्ति को होने लगेगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो यह क्लोनिंग में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन है कि रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे डैश कहा जाता है? तो उसे थैलस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? थैलस। और थैलस का हिंदी क्या होता है? सुकाय होता है। यह यानी साइंस में आप इसे भी याद रखिएगा, हिंदी को भी इंग्लिश को भी। और बीपीएससी टी 3.0 का जो परीक्षा हुआ था उन्हीं में ऊर्ध्वपातन नहीं दिया गया था। ऊर्ध्वपातन नहीं दिया गया था, उसका इंग्लिश नाम दिया गया था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इंग्लिश में था, लेकिन ऊर्ध्वपातन का दूसरा ऊर्ध्वपातन जो था उसका दूसरा मीनिंग दिया गया था उसमें। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरबन के निकट है? सुंदरबन संरक्षित वन के निकट है। तो यह बांग्लादेश में जो स्थित है सुंदरबन संरक्षित वन, इसी के निकट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और सुंदरबन जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यह क्षेत्र जो है मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो हॉकी के महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, इसी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल के खिलाड़ी थे, हॉकी खेल के खिलाड़ी थे, इसी के लिए खेल दिवस मनाया जाता है, इसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्यारेलाल शर्मा को। किसे सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा को। और प्यारेलाल शर्मा को 2024 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब? 2024 में। किसे? तो प्यारेलाल शर्मा को। कौन से सम्मान से? तो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किसके साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर किसे बनाया जा रहा है? तो उदयपुर को। इसका राइट आंसर है उदयपुर हो जाएगा। और भारत का पहला वेटलैंड सिटी कौन है? तो उदयपुर ही है। गुलाबी शहर के रूप में जयपुर को जाना जाता है। और उदयपुर जो है उदयपुर में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। उदयपुर का जो है पिछोला झील, यह काफ़ी प्रसिद्ध झील है। पिछोला झील झीलों के शहर के रूप में उदयपुर को ही जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10 से 18 फरवरी 2024 तक किस मंत्रालय द्वारा आदि महोत्सव आयोजित किया गया? तो यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदि महोत्सव आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2024 फाइनल मुकाबला में किस टीम को विजेता घोषित किया गया? तो भारत और बांग्लादेश दोनों टीम को विजेता घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश।
और यह जो साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2024 हुआ था, यह कहाँ पे हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ था। बांग्लादेश में, बांग्लादेश बनाम भारत के बीच हुआ था। इसमें दोनों टीम को विजेता घोषित कर दिया गया बाद में बराबर होने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप को सब्सिडी वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार्टअप के लिए स्मार्ट कार्ड पहल शुरू किया है? तो यह क्या है? तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस कंपनी के साथ संयुक्त राष्ट्र के रूप से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह क्या है? मेटा ने। किसने किया है? मेटा ने। और मेटा जो है यह पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। मेटा के मालिक जो है मार्क जुकरबर्ग है। मेटा के मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, इसी ने 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों जिसे एमएसएमई कहा जाता है और छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू की गई? तो डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का कि किस राज्य ने नया आरक्षण अधिनियम लागू करके सरकारी नौकरियों में SC ST ABC और BC के लिए कोटा बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो यह बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बिहार राज्य ने आरक्षण बढ़ा दिया है और बिहार ही ऐसा राज्य है जिसने जाति जनगणना कराया है सबसे पहले, यानी जाति जनगणना शुरू कराने वाला पहला राज्य बिहार है। और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। हाल ही में दूसरा राज्य कौन सा राज्य बन गया है? आंध्र प्रदेश बन गया है जाति जनगणना शुरू कराने वाला राज्य। इसके बाद आपको रीजनिंग का प्रश्न होता है और किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।